नमस्कार, मैं हूं अरविंद ढेरिया और आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है प्राचीन काल से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा दोस्तों। इसके इतिहास को हम निम्न तरह से बांट सकते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो हम मुख्यतः इसमें स्थलों को देखेंगे दोस्तों। पुरा पाषाण कालीन जो स्थल है मध्य प्रदेश में हथनौरा है, जो कि सीहोर में स्थित है दोस्तों। हथनौरा कहाँ पर है? सीहोर में। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि हथनौरा जो है पुरातात्विक स्थल या पुरा पाषाणकालीन स्थल वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? सीहोर में। इसका उत्खनन जो है अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया। 5 दिसंबर 1982 से यह चालू हुआ दोस्तों। और जो है मानव जीवाश्म के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में, वो यहीं से प्राप्त हुए, जिसको क्या कहा गया? नर्मदा मानव। क्या कहा गया दोस्तों? नर्मदा मानव। इसके अलावा जो है अगर प्रश्न आता है कि नर्मदा मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए या भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वह कहाँ से हुए? हथनौरा से, सीहोर से। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा मानव। इसके अलावा यहाँ पर से विलुप्त हाथी के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, जिसका क्या नाम है? स्टे गार्डन। स्टे गार्डन हाथी जो कि विलुप्त हो चुका है, आप चित्र में देख सकते हैं, उसके हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जो दूसरा पुरा पाषाणकालीन जो महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश में, वह पिपरिया है दोस्तों। और यह महादेव में स्थित है। महादेव जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और होशंगाबाद में आता है ये। यहाँ का उत्खनन दोस्तों HD सांकलिया और सुप्रेकर द्वारा किया गया, और यहाँ से लगभग 860 औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि पुरा पाषाणकालीन सारे। अब हम मध्य पाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो आदमगढ़ शैलाश्रय। और आदमगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? आदमगढ़ जो है यह रायसेन में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा जो इसका उत्खनन है आदमगढ़ का, वो RB जोशी द्वारा किया गया, और यहाँ पर से 25,000 लघु उपकरण प्राप्त हुए, लघु पाषाण उपकरण दोस्तों। यहाँ पर जो है आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। और यह हम किस आधार पर बात कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो एक शवाधान मिला है, वहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है दोस्तों। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि मानव के जो पशुपालक होने के साक्ष्य यहाँ पर से हमको प्राप्त हुए हैं। अब नव पाषाणकालीन स्थलों की अगर हम बात करें तो नव पाषाणकालीन ढेर सारे स्थल हैं, जिसमें मनु आभन टेकरी, नेवरी गुफा, श्यामला पहाड़ी, ये सब भोपाल में है। भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट जबलपुर में है। यहाँ पर से दोस्तों मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? मानव बस्तियों के। इसके अलावा संग्रामपुर घाटी दमोह, गोविंदगढ़ तालाब और चचाई प्रपात जो हैं रीवा, यहाँ से भी हमको नव पाषाणकालीन अवशेषों की जानकारी मिलती है। अब हम ताम्र पाषाण काल की बात करें दोस्तों, तो ताम्र पाषाण काल जो है, इसका नामकरण जो कैसे हुआ? चूँकि यहाँ पर तांबे का उपयोग प्रारंभ कर दिया था मनुष्य ने, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। इसके जो प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश में, वह है नबदा टोली, जो कि कहाँ पर है? महेश्वर में। कहाँ पर? महेश्वर। और यह खरगोन में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? किस जिले में? खरगोन में। अगर प्रश्न आता है नबदा टोली किस जिले में स्थित है, तो खरगोन में। और कौन सा स्थल है यह? ताम्र पाषाणकालीन। इसका जो टाइम पीरियड जो डिसाइड किया है पुरातत्वविदों ने, वो 1660 से 1440 ईसा पूर्व के आसपास किया दोस्तों। इसकी खुदाई 1957 और 1959 में सांकलिया द्वारा की गई, HD सांकलिया द्वारा। और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के। इसके अलावा जो कायथा है वह उज्जैन में स्थित है, और जो चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है कायथा। किस नदी पर? काली सिंध नदी के तट पर। यहाँ का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया। जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी खोज जो है BS वांकड़कर ने की थी। किसने? 1964 में BS वांकड़कर ने। इसके अलावा BS वांकड़कर ने जो है भीमबेटका की भी खोज की थी दोस्तों। और यह मध्य प्रदेश के बहुत जाने माने पुरातत्वविद हैं। कौन? BS वांकड़कर। यहाँ पर भूरे मृदभांड मिले दोस्तों, और जो भूरे मृदभांड मतलब मटके, उसके ऊपर जो आरेख किया गया वो चिपकावा विधि से किया गया, काले और गुलाबी रंग से। कौन सी विधि से? चिपकावा विधि से, काले और गुलाबी रंग से। इसके अलावा जो अन्य स्थल है मध्य प्रदेश में, एरण है जो कि सागर में है। इसका उत्खनन किसने किया दोस्तों? कृष्णदत्त वाजपेयी ने। इसके अलावा बेसनगर विदिशा में स्थित है। आवरा जो है, इसको आंवला भी पढ़ा जाता कहीं कहीं, आवरा भी दिया होता है, यह मंदसौर में स्थित है।
इसका उत्खनन एच.बी. त्रिवेदी ने किया। और यह पूछा भी गया है व्यापम के एग्जामों में पहले कि आवरा जो पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित, तो किस जिले में दोस्तों, मंदसौर में। इसके अलावा हम बात करें तो डागवाला जो है, याद रखेंगे, उज्जैन में है स्थित। जो मंदसौर में अन्य जो स्थल हैं दोस्तों, आवरा के अलावा इंद्रगढ़ और हिंगलाजगढ़ हैं। कौन कौन से? इंद्रगढ़ और हिंगलाजगढ़ आप नोट कर सकते हैं। आवरा से जो है इसके अलावा रोमन सभ्यता से संपर्क के भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर से? आवरा से रोमन सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य। हम लौह युग की बात करें तो लौह युग का प्रमाण किसको माना जाता है? जो चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि यह जो है लौह युग के हैं। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में इनका अभाव मिला दिखा है दोस्तों, चित्रित धूसर मृदभांडों का। लेकिन फिर भी मालवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से कुछ हमको चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब हम वैदिक काल में आते हैं दोस्तों। तो वैदिक काल की अगर हम बात करें तो या इसके हमको जो स्रोत मिले हैं, जो वेद हैं, इसके अलावा जो पुराण हैं, इससे हमें वैदिक कालीन जो गतिविधियां हैं मध्य प्रदेश में उसके साक्ष्य मिलते हैं। अब हम अगर यहाँ पर बात करें पुराणों और ऋग्वेदों को आधार मानकर, तो वैवस्वत मनु थे दोस्तों। वैवस्वत, कौन से? वैवस्वत मनु थे। उनका पुत्र था कारुस। कौन था दोस्तों? कारुस। और उसी ने रीवा के आसपास बुंदेलखंड में कारुस देश की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? कारुस देश की। इसकी पुत्री थी मनु की, जो वैवस्वत मनु थे उनकी पुत्री थी इला, और इनका विवाह हुआ था सोम से। यह वही इला हैं दोस्तों जिनके नाम के उस पर इलाहाबाद का नामकरण हुआ था। ठीक है। कुछ मध्यकाल में यह भी दिया जाता है कि इलाहाबाद का जो नामकरण है अकबर ने किया था, लेकिन इलाहाबाद का जो नामकरण दोस्तों जो मनु की पुत्री थी इला, उसके नाम के आधार पर किया गया था। इला से इला का आवास, मतलब इलाबास, इला, और ऐसे ही ये आगे चलकर इलाहाबाद हो गया दोस्तों। इला का विवाह हुआ था सोम से, और सोम थे चंद्रवंशी। कौन थे दोस्तों? चंद्रवंशी। और चंद्रवंशियों का जो आदि पुरुष है पुरूरवा को माना जाता है। इन्होंने एल साम्राज्य की स्थापना की और यह बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। कहाँ तक? बुंदेलखंड तक। पुरूरवा के जो पुत्र थे दोस्तों आयु और अमावसु, और इन्हीं के वंश में आगे ययाति हुआ, और ययाति का भी एक वंशज हुआ आयु, और उसी से जो है आयु का जो पुत्र था यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई। किसकी? यादव वंश की। अब जो यदु थे दोस्तों यह कहाँ पर शासन करते थे? जो चर्मावती है, यानी चर्मावती, चंबल नदी, कोवती, बेतवा और सुक्तिमती कैन, इसके बीच का जो भूभाग था वहाँ पर यदु शासन करते थे दोस्तों। तो इसके दो कुल निकले। कोष्टक जो पुत्र था उससे यादव वंश की उत्पत्ति हुई, और जो सहस्त्राजीत थी उससे हैहय वंश की दोस्तों। इसके अलावा हम अगले उसमें जाएं तो दंडक जो था इक्ष्वाकु का पुत्र था दोस्तों। किसका? इक्ष्वाकु का। और इसी पर जो है दंडकारण्य नाम पड़ा था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है। और दंडकारण्य से ही जो सीता जी थी उनका अपहरण किया था रावण ने। कहाँ से? दंडकारण्य से दोस्तों। इन्हीं के वंश में जो इनकी पत्नी थी दंडक की, बिंदुमती, इनके 3 पुत्र हुए थे दोस्तों। पुरुकुत्स जो था यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता है और पूछा भी गया है पहले। इन्होंने जो है पुरुकुत्स ने नाग राजाओं की सहायता की थी गंधर्वों के विरुद्ध। तो जो नाग थे उन्होंने अपनी कन्या नर्मदा का विवाह इनसे किया था, जब इनका नर्मदा का नाम रेवा था। और नर्मदा नामकरण किसने किया? पुरुकुत्स ने किया। तो नर्मदा का विवाह किससे हुआ था दोस्तों? पुरुकुत्स से। यह व्यापम में पूछा गया प्रश्न और बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा का जो विवाह है किससे हुआ, या रेवा का विवाह किससे हुआ? तो किससे हुआ दोस्तों? पुरुकुत्स से। इसके अलावा इसका एक अम्बरीप नाम का पुत्र था, और जो तीसरा पुत्र था मुचुकुंद, जो कि महत्वपूर्ण है। मुचुकुंद ने जो है मांधाता नगरी की स्थापना की थी दोस्तों, मांधाता नगरी की, और महिष्मत से हार गया था। और फिर महिष्मत ने क्या किया? महिष्मत जो था हैहय वंश का था। महिष्मत ने क्या किया? मांधाता नगरी का नामकरण कर दिया महिष्मती। क्या कर दिया? महिष्मती, अपने नाम पर। और महिष्मती आपने देखा होगा, जो बाहुबली मूवी है उसमें भी महिष्मती नगर का उल्लेख है, और वहीं पर इसकी जो स्टोरी है, बैकग्राउंड है बाहुबली मूवी का, इस पर आधारित है, महिष्मती पर आधारित। तो वह महिष्मती कहाँ पर है स्थित दोस्तों? यह नर्मदा के तट पर वर्तमान महेश्वर जो है वही प्राचीन कालीन महिष्मती है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें
तो जो है वंश है दोस्तों, यह यदुवंश की शाखा थी। जैसे हम देख चुके हैं कि जो यदु का पुत्र था सहस्त्रजीत, उसी से है वंश की उत्पत्ति हुई थी। किसकी? है वंश की। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था महिष्मत। ठीक है। इसके अलावा भी जो प्रतापी शासक था एक कार्तवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्रार्जुन बोलते थे। क्या बोलते थे? सहस्त्रार्जुन। इसने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश को हरा दिया था दोस्तों। कौन से युद्ध में? कारकोट के युद्ध में। अगर प्रश्न आता है कि कार्तवीर अर्जुन ने किस युद्ध में अनुपदेश को हराया, अनुपदेश या निमाड़ को, तो वह कारकोट के युद्ध में हराया। इसने रावण, जो लंका अधिपति था रावण, उसको भी हराया था, लेकिन परशुराम से यह पराजित हो गया था। किससे? परशुराम। परशुराम वही हैं जिन्होंने जो संपूर्ण धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था दोस्तों। इसके अलावा जो इनके वंशज हैं वंश के, जयध्वज, तालध्वज और बीतिहोत्र हुए। ठीक है। तो बीतिहोत्र जो था वह बुंदेलखंड के आसपास इसका साम्राज्य था। इसके अलावा इनका जो वंशज थे अवंती, उनने मालवा पर शासन किया, और कुंडीकेर ने विंध्याचल पर शासन किया, बांट लिया था साम्राज्य को। अब हम समकालीन जनपदों की अगर बात करें जो महत्वपूर्ण है, तो तुंडीकेर जो है दमोह में। तो ऐसा पूछा जाता, दमोह का प्राचीन नाम क्या है? तुंडीकेर। इस तरीके से प्रश्न आते दोस्तों। त्रिपुरी जो था तेवर था। दसाण जो है विदिशा था दोस्तों, जो वर्तमान विदिशा, वहाँ पर दसाण पहले अवस्थित था। इसकी राजधानी थी कुशावती। कौन सी थी? कुशावती। और दसाण पर जो है राम के जो पुत्र हैं कुश और शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, जिसको सुबाहु भी कहा जाता, ने शासन किया था। राम के पुत्र ने कुश ने, और शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने यहाँ पर शासन किया था। कहाँ पर? दसाण में, जो कि वर्तमान विदिशा के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। इसके अलावा अनूप को निमाड़ के नाम से जाना जाता था। अवंती जो उज्जैन जो है उसको अवंती के नाम से जाना जाता था। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो दतिया जो है इसका नामकरण किसके आधार पर हुआ? एक दैत्य था दोस्तों महाभारत काल में, द्रौपद युग में, दंतवक्र। क्या नाम था उसका? दंतवक्र, जिसको श्री कृष्ण ने पराजित किया था। और उसी के को पराजित करने के बाद जो है वह गोपाल कक्ष कहलाए, और जो ग्वालियर है गोपालगिरी कहलाया। ठीक है। तो दंतवक्र के आधार पर ही गोपाल कक्ष कहलाए भगवान श्री कृष्ण, और ग्वालियर को गोपालगिरी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जो दंतवक्र था उसका निवास स्थल उसी के आसपास था। अब हम रामायण काल में बात करें, तो रामायण काल में जो है मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता था? दंडकारण्य और महाकांतर। जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का जो भाग है अभी बहुत सारा, बालाघाट वाला एरिया जो है, जबलपुर वाला, यहाँ दंडकारण्य जाना जाता था। और जो विंध्याचल है दोस्तों, उसके आसपास का जो एरिया था उसको महाकांतर के नाम से जाना जाता था। अब हम महाभारत युद्ध की बात करें दोस्तों, तो महाभारत जो युद्ध है उसमें जो पांडवों की ओर से है, पांडवों की ओर से वत्स, काशी, चेदी, दसार्ण और मत्स्य लड़े थे। मत्स्य जनपद पांडवों की ओर से, और बाकी जो हैं कौरवों की ओर से नील जो राजा थे महिष्मती के, बिंद, अनुबिंद अवंती के राजा थे, भोज, अंधक, कृतवर्मा वृष्णि कुल के। कृतवर्मा को आप जानते होंगे। कृतवर्मा जो है वृष्णि कुल के जो सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में जो थे, कृतवर्मा और सात्यकी। ठीक है। और यह दोनों दोस्तों जीवित बचे थे महाभारत के युद्ध के बाद। कृतवर्मा जो है जीवित बचे थे सात्यकी के साथ, और इन्होंने ही बाद में आपस में लड़कर यादव कुल का विनाश किया था। जो गांधारी ने श्राप दिया था ना कि जैसे कुरुकुल का विनाश हुआ है वैसे ही यादव कुल का भी विनाश होगा, भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, तो वैसे ही फिर उसी के आधार पर, उसी श्राप से श्रापित होकर कृतवर्मा और सात्यकी ने आपस में लड़ाई शुरू की, और फिर क्या बोलते हैं, पूरा इनका साम्राज्य खत्म हो गया यादव कुल का। इसके अलावा विदर्भ और निषद भी जो है पांडवों की ओर से लड़े थे दोस्तों, कौरवों की ओर से, सॉरी। अब हम आगे चलते हैं, तो हम महाजनपद काल की बात करेंगे। तो महाजनपद काल में जो है दोस्तों, महाजनपद काल में जो 16 जनपदों की जानकारी हमको किससे मिलती? अंगुत्तर निकाय से। किससे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। इसके अलावा अन्य स्रोत जो हैं इसके भगवती सूत्र हैं, जो कि जैन ग्रंथ है। कौन सा? भगवती सूत्र। इसके आधार पर हम माने तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे दोस्तों। पहला था अवंती। तो अवंती जो था दोस्तों वर्तमान मालवा के आसपास था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। कौन कौन सा? उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। यह प्रश्न पूछा जा सकता कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी। और ऐसा कहा जाता है कि इनके बीच से बेतवा नदी बहती थी। प्रमुख नगर इसके कुरुघर और सुदर्शनपुर थे, अवंती जनपद के, महाजनपद के।
यह बौद्ध धर्म का केंद्र था। अगर हम अन्य तथ्यों पर जाएं इसमें, तो यदुवंशी एक भीतिहोत्र थे, उसी का वध करके पुलिस जो सेनापति था उसका, भीतिहोत्र का, उसने अपने पुत्र को प्रद्योत को राजा बना दिया था अवंती का, जिसको चंड प्रद्योत कहा गया। चंड क्यों? क्योंकि वह बहुत ही क्रूर शासक था। ऐसे ही चंड किसको कहा गया और इतिहास में अशोक को भी कहा गया, चंड अशोक कहा जाता था पहले, बाद में महान अशोक हो गया क्योंकि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो चंड प्रद्योत कहा गया क्योंकि वह क्रूर शासक था। और चंड प्रद्योत जो था दोस्तों बुद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन। जो अन्य शासक हुए यहाँ के पालक, विशाख्यूप, अजक और नंदीवर्धन। अब हम नंदीवर्धन की बात करें दोस्तों, तो शिशुनाग ने जो पराजित किया था इसको, और जो शिशुनाग कहाँ का शासक था? मगध का शासक था, है ना। नंदीवर्धन को पराजित किया था और अवंती का मगध में इस प्रकार विलय हो गया। अब हम चेदी की बात करें तो चेदी जो था पूर्वी बुंदेलखंड में स्थित है और सोन नर्मदा घाटी के आसपास का जो एरिया है वहीं पर अवस्थित था चेदी जनपद। राजधानी इसकी थी सुक्तिमती, जिसको सोत्तीवती भी कहा जाता है, सुक्तिमती या सोत्तीवती। अगर प्रश्न आ जाए कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। क्या बोलेंगे अपन? सुक्तिमती। और जो शिशुपाल था यहीं का शासक था दोस्तों। शिशुपाल वही शिशुपाल है जिसका वध किया था श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से। और शिशुपाल की अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें हम महाभारत के अनुसार, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, तो शिशुपाल जो है यह ऐसा कहा गया था बचपन जब इसका जन्म हुआ था कि इसका जो वध होगा वो श्री कृष्ण के हाथों होगा। तो श्री कृष्ण, जो शिशुपाल की माँ थी श्री कृष्ण की बुआ थी, तो बुआ ने बोला कि अब देख तेरा भाई है ये, तो इसको कैसे मारेगा तू? है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि चलो ठीक है, आप बोल रही हैं तो मैं इसके 100 पाप माफ़ कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण इसके पाप गिन रहे थे और जैसे ही इसका 100वां पाप हुआ, कहाँ पर? राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के, उसी समय इनने क्या क्या बोल दिया था अनाप शनाप भगवान श्री कृष्ण को। तो जैसे ही इसका 100वां पाप हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया और इसकी गर्दन अलग कर दी धड़ से। ठीक है। बाद में जो है चेदी महाजनपद का मगध में विलय हो गया था दोस्तों, क्योंकि मगध बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में मानव गतिविधियाँ आगे बढ़ी। पूरा पाषाणकालीन स्थल हमने देखे, मध्य पाषाणकालीन स्थल देखे, नवपाषाणकालीन, आद्य ऐतिहासिक। इसके अलावा हमने वैदिक काल में भी देखा मध्य प्रदेश का क्या अस्तित्व था, और महाजनपद काल में। अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे मौर्य काल, गुप्त काल, और इसके आगे की जानकारी हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।